की, केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। चलो यहाँ रिटन फॉर्म में सब लिखा हुआ है। चलो पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। कोई केमिकल बॉन्ड क्यों बनाएगा, पहले ये ध्यान में आया कि कि कोई चीज अगर केमिकल बॉन्ड बना रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करेगी, कोई एटम बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करेगा। वो बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए करेगा ताकि वो क्या हो जाए, जनरली क्या होता है, जनरली वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा करता है, ताकि वो नोबल गैस या तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, अटेंड कर ले। तो उसको हम बोलते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बॉन्ड के फॉर्मेशन तो कई टाइप के हो सकते हैं, कुछ वीक बॉन्ड भी होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, यहाँ सब लिखे हुए हैं, ठीक है। हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे इसे रिटन फॉर्म में। तो हमने क्या किया, बॉन्ड को दो टाइप में क्या किया, तो हमारे पास बॉन्ड यहाँ दो टाइप, एक है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना, और एक क्या है, और एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन आता है, आयोनिक। आयोनिक मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इन चारों में, कोवेलेंट, मेटेलिक और कोऑर्डिनेट, ये चारों को हम क्या बोलते हैं, ये जनरली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में कंसिडर करे जाते हैं। और वीक बॉन्ड में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कहीं कहीं क्लोरीन भी बनाता है। वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज आती है, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज में कौन कौन है, मैं पता है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसी को हम लंदन फोर्स वही बोलते हैं। चलो और कौन आता है इसमें, आयन डाइपोल भी और आयन इंड्यूस डाइपोल, ये भी क्या है, दो वीक फोर्सेस, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यही बड़े ठीक है। टू अचीव नोबल गैस, ठीक है। टू बिकम स्टेबल, मोस्टली नॉट ऑलवेज, जनरली वो क्या होता है, हमने देखा है कि जेनॉन के भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, XCF2 हमने देखा है, XCF4 देखा है, XCOF4, XCO2F2। तो जेनॉन तो नोबल गैस है लेकिन फिर भी वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसमें लिखा है कि टू बिकम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाएगा, लेकिन मोस्टली नॉट ऑलवेज, ऐसा कोई नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगी, तो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। अट्रैक्शन बिटवीन, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म बॉन्ड, क्या होगा, तो क्या होने वाला है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। चलो अगला है आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसी को हम इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं। कैसे बनता है ये, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दो एटम क्या होंगे, एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, कोई एक्सेप्ट करके करता है, वही लिखा हुआ है। बिटवीन टू एटम्स आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनर वाला है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे NaCl है, सोडियम क्या हो रहा है, डोनर, क्लोरीन क्या रहा है, इसने डोनेट किया, उसने एक्सेप्ट किया, क्या फॉर्म हुआ, NaCl एक आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम डोनर है और फ्लोरीन क्या एक्सेप्ट करे, तो क्या बना, MgF2। ये सब क्या है, NaCl हो गया, MgF2 है, सब क्या है, ये सब आयनिक बॉन्ड है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनर शुड हैव लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, आयनिक बॉन्ड जनरली वहां बनता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और जो एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगले पे अगला टॉपिक है वैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या होती है, कोई एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे सोडियम है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पोटेशियम एक नोबल गैस बनने के लिए, कैल्शियम दो लॉस करता है नोबल गैस बनने के लिए, नाइट्रोजन तीन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन दो एक्सेप्ट करेगा, कुलीन एक, कार्बन चार, फास्फोरस तीन एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन वन और नियॉन जीरो, क्योंकि नियॉन तो नोबल गैस। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, दो एटम्स है एंड बी हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक का वैलेंस है, ये क्वेश्चन है, एक के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास कितना है, दो है। तुम्हें पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा पहले हम उसकी वैलेंसी लिखते हैं। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, दो एक्सेप्ट कर लेगा, इसके पास दो है तो ये क्या करेगा, एक एक्सेप्टर होगा तो दूसरा डोनर होगा। तो इसने दो एक्सेप्ट किया, इसके पास वैलेंशियल में दो थे, इसने दो डोनेट किया, ऐसे क्रॉस करते हैं, फार्मूला बन गया A2B2, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ तो कर देंगे, तो फार्मूला बन गया हमारा भी। ऐसे ये दोनों क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप। अगर वैलेंसी दी तो डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे, और अगर वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी वैलेंसी फॉर्म, वैलेंसी लिखते हैं और क्रॉस करके उसका फार्मूला हम जनरेट कर लेते हैं। और आयनिक बॉन्ड में एक टर्म आता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें पता है लैटिस एनर्जी क्या होगी, किसी आयनिक कंपाउंड को, एक मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वही क्या है, लैटिस एनर्जी। हमें क्या क्या एक आयनिक कंपाउंड है उसको हमने ब्रेक किया, क्या बन गया, आयन से बन गया, तो प्रोसेस को एंडोथर्मिक होगा। अगर यही रिवर्स कर दें
आयंस बनना, उस आयंस को वापस से बॉन्ड बनना है, तो वो भी क्या है, रिवर्स प्रोसेस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स जाएंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। जो बॉन्ड टूट रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर वही आयंस को वापस से हम क्या करें, बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लें, प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है कि लेटिस एनर्जी एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, दो चीजों में डिपेंड करती है, पहला चार्ज दूसरा साइज। यहाँ लिखा है लेटिस एनर्जी सबसे पहले क्या देखा जाएगा, चार्ज, दूसरे जब चार्ज सेम होगा तो हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। क्योंकि लेटिस एनर्जी मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कितनी ज्यादा लगी, इसका मतलब चार्ज बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, पता है ना। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो साइज, हमें उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर चार्ज सेम है तो फिर साइज देख लो, जिसकी साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड वीकर होंगे तो उसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, इसका मतलब उसकी लेटिस एनर्जी कम होगी। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, एक चार्ज और दूसरा साइज। यहाँ कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड क्या है, केटायन सेम है तो एनायन को देखो, क्लोरीन छोटा होता है, क्लोरीन स्मॉलर होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन स्मॉलर, जितनी साइज छोटी होगी चार्ज तो सेम ही है, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, यहाँ साइज वाला फैक्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ भी चार्ज क्या है, चार्ज सबके सेम है, तो फिर साइज देख लो, बेरिलियम छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक। यहाँ पे देखो चार्ज देखो, यहाँ पे सोडियम में +1 है, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +1, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। इनको पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा, प्लस चार्ज का सबसे पहला, फिर +3, +2, फिर +, ठीक है। देखो यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड है, AlCl3 है, NaF है और NaCl, तो बताया सिलिकॉन पे +4 आएगा और एल्यूमिनियम में +3 आएगा, इसलिए सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम। NaF और NaCl में क्या है, NaF NaCl में NaF की इसलिए ज्यादा है क्योंकि चार्ज तो सेम है, लेकिन NaF और NaCl में सोडियम की जो फ्लोरीन है उसकी साइज छोटी है और क्लोरीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए NaF ज्यादा होगा, इसलिए ऑर्डर क्या होगा ये। तो क्या कह रहा है, इफ लेटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी, जनरली क्या होता है, लेटिस एनर्जी ज्यादा का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जनरली ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की, और उसकी वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसको मेल्ट करने में हमें हीट करने में, मेल्ट करने में हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। पोलैरिटी क्या होती है भाई, पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। अगर कोई बॉन्ड पोलार है इसका मतलब क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। आयोनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, पोलार होते हैं इन नेचर, क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, पोलार होते हैं। हमें पता है कि आयोनिक बॉन्ड की अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो आयोनिक बॉन्ड पोलार होते हैं, वो सॉल्युबल कहाँ होंगे, ऐसे सॉल्वेंट में जिस जो पोलार नेचर के होते हो, तो फिर क्या होगा, तो उनको सॉल्वेंट कैसा चाहिए, पोलार सॉल्वेंट, तो क्या होगा फिर, दे रिक्वायर पोलार वाटर अल्कोहल एसिड टू गिव, तो हमें आयोनिक बॉन्ड पोलार होते हैं तो सॉल्वेंट पोलार चाहिए, उसमें वाटर ले सकते हो, एसिड ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, सब क्या है, पोलार सॉल्वेंट है। तो उनमें वो जो सोल्यूशन बनाएंगे वो होमोजिनस सोल्यूशन बनाएंगे, कि लाइक डिसॉल्व लाइक, बड़े ही हो। अगर हम उसको एक हेट्रोजिनस मतलब ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं जो नॉन पोलर नेचर के, बेंजीन में डालते हैं, CCl4 में डालते हैं, सी कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो हेट्रोजिनस मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने उसको कहाँ डाल दिया, नॉन पोलर, जैसे लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर वहां होगा जिस बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा, जिस बॉन्ड का क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस एटम की, और जो डोनर हो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, यही ना, तुम्हें पता है, देख लो, LiF, KF, KCl और सीजियम फ्लोरीन, तुम्हें पता है फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन, तुम्हें पता है सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी एकदम कम होती है, और फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए बढ़िया कौन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली जो टेंडेंसी वो तो ज्यादा है, मतलब एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो बात तो सही है कि सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, बिकॉज ऐसा क्यों है, आयोनिक बॉन्ड का नेचर नॉन डायरेक्ट, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स लगती है, क्या लगती है, जो एटम में जो अट्रैक्शन वो यूनिफॉर्म होता है चारों तरफ से, क्या होता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। फिर हमारे पास आया एक फजान साहब, फिर फजान ने क्या बताया था, कि फजान ने डिफाइन किया था कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। उन्होंने कहा था कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर हम कैसे कब ज्यादा रहेगा, किस कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और किस में कम। तो उसने डिफाइन किया था, एक केटायन लिया उन्होंने, एक केटायन, तुमने तुमने बता समझाया, हम क्या पढ़ते हैं कि केटायन और एनायन में, केटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा।
मतलब पोलराइजिंग जो पावर हो कैटायन की, हम पोलराइजिंग पावर डिसाइड करते हो, क्या करता है नियर बाई एनायन को, क्या करता है अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है ये कैटायन जितना छोटा होगा इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना कैटायन छोटा होगा उसी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। वो क्या करेगा, उसको नियर बाई एनायन को डिस्टोर्ट कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वही एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज नियर बाई एनायन, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। कैसे देखी जाती है, जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, जितना छोटा कैटायन होगा, या जेड इफेक्टिव से देख लो, मतलब उसका अट्रैक्शन उतना अच्छा होना चाहिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और जो खींच किसको रहा है, एनायन को, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, मतलब वो पोलराइज होने की एबिलिटी, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से वो खींच पाए। तो एनायन जब बड़ी साइज का होगा तो उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगे, तो कैटायन को क्या करेगा, आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए एनायन क्या होना चाहिए, बड़ी साइज का होना चाहिए, और कैटायन छोटी साइज, लिखा है ना साइज ऑफ एनायन। अगर आपसे पोलराइजेबिलिटी पूछी जाएगी, वो साइज ऑफ एनायन, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज बड़ी होगी, मतलब वो आसानी से उसको हम पोलराइज कर सकते हैं। यही फजान ने कहा। तो शॉर्टकट ये निकला कि कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए, उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो कैटायन में ये सब कैटायन, कोई भी कैटायन हो सकता है, ये एनायन है इतने सारे, इसमें से कोई भी एनायन भी हो सकता है। देखो यहाँ Li प्लस है, Mg+2 है, बेरिलियम +2, Na+2। कह रहा है इसकी पोलराइजिंग पावर बताओ। पोलराइजिंग पावर किस बात पे डिपेंड करती है, जितना छोटा कैटायन होगा। हमने इसको आयोनिक रेडियस पढ़ा है। सबसे छोटा इसमें जो होता है वो होता है बेरिलियम+। कौन छोटा होता है सबसे, अगर हम साइज की, देखो यहाँ पे साइज का ऑर्डर लिखा है, बेरिलियम+2 सबसे छोटा है ना, साइज का ऑर्डर हमें पता है कि लिथियम प्लस मैग्नीशियम+2 से स्लाइटली मोर साइज में ज्यादा होता है, वो डायगोनल रिलेशनशिप। देखो अगर साइज का ऑर्डर ये है, तो साइज का ऑर्डर जो होगा उसके रिवर्स क्या होगा, पोलराइजिंग पावर। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर का। तो हमसे अगर बेरिलियम+2 और एल्यूमिनियम+3 में पूछा जाता है, तो डायगोनल में बेरिलियम+2 बड़ा होता है, किससे, क्योंकि जो साइज का घटना होता है वो मैग्नीशियम तक घट जाता है, उसके बाद उतना नहीं घटता। इसलिए पोलराइजिंग पावर बेरिलियम+2 की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम+3। पोलराइजेबिलिटी किससे देखी जाती है, साइज ऑफ एनायन से, जो एनायन बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे बहुत सारे कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर लिखे हुए हैं। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन प्लस पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन, जितना अच्छा पोलराइजिंग पावर हो कैटायन का और जितना अच्छा पोलराइजेबिलिटी हो एनायन के, उतना ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा दिखे तो, देखो ये सब क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कैटायन छोटा देखना है, एनायन बड़ा। देखो यहाँ पे देखो, एनायन जब एनायन सेम होगा तो कैटायन देखेंगे, कैटायन सेम होगा तो एनायन देख लेंगे। यहाँ पे देखो एनायन सेम है तो कैटायन देखो, कैटायन छोटा होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या होगा, सही है ना, लिथियम छोटा होता है। यहाँ पे देखो कैटायन सेम है तो एनायन देखो, एनायन बड़ा होना चाहिए, बात तो। यहाँ पे देखो एनायन सेम है, O-2 है तो बेरिलियम छोटा होगा, डाउन द ग्रुप जाने में साइज घटती है, इसलिए ऑर्डर ये होगा। देखो यहाँ पे कैटायन सेम है तो एनायन देखो, एनायन बड़ा होना चाहिए, कौन बड़ा होता है, ब्रोमीन बड़ा है क्लोरीन से, क्लोरीन बड़ा होता है फ्लोरीन से। देखो SiO2 Al2O3 MgO2, यहाँ पे साइज देखना है। देखो सिलिकॉन पे +4 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, मैग्नीशियम पे +2 है, सोडियम पे +1 है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। एनायन तो सेम है। कैटायन देख लो, कैटायन जिसका छोटा होगा वो सबसे बढ़िया उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इसलिए सबसे ज्यादा कौन होगा, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर टेस्ट। क्वेश्चन है जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि डाउन द ग्रुप जाने पे जनरली साइज बढ़ती है, क्या होती है, लेकिन हमें हमारी समझ से देखो, जिंक कह रहा है कि जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी में जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसे पता है रीजन क्या होगा, डाउन द ग्रुप ये वाला जेड इफेक्टिव, वो हमने साइज में पढ़ा था। क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर जेड इफेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, तो मोर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए ऑर्डर मर्क्यूरी का ज्यादा है देन कैडमियम देन जिंक। ठीक है, Na2 Na3, इसमें क्या, देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम पे +1, सोडियम पे +1, यहाँ पे एनायन देखा जाएगा। एनायन पे नाइट्रोजन पे -3 है, ऑक्सीजन पे -2 है, एनायन बड़ा कौन होगा, नाइट्रोजन का, इसलिए बढ़िया ये। अब यहाँ पे एनायन सेम है, हाइड्रोजन है तो बेरिलियम छोटा है, इसलिए ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो जनरल ये है कि कैटायन छोटा एनायन बड़ा
और ये इंपॉर्टेंट है, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी वाला यहाँ पे Z50 वाला रीजन। ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, क्या है, इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। सिर्फ यहाँ पे लिखा है ना, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, डाउन द ग्रुप जाने पे पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। उससे अगर आयनिक कैरेक्टर पूछ लेगा तो फजान से तो हम कोएलेंट कैरेक्टर निकाल लेंगे, उसका जस्ट क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो भी ऑर्डर हमारा आ जाए। और ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर में देखो, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड, यही ना, ये भी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वही जेड इफेक्टिव वाला रीजन है। ये था पूरा हमारा आयनिक बॉन्ड, क्या था। इसके बाद ये हमारा आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये पूरी थ्योरी थी किसकी, आयनिक। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप देख लिए। दूसरा लेक्चर जो आएगा जब, अभी तो हमको इसके बाद कोवेलेंट पढ़ेंगे, ठीक है।